हाय, गुड आफ्टरनून। तो आज हम एक बार फिर से मिले हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। एज यू नो कि आई टीच हिस्ट्री, है ना। अब तक तो आपको पता चल जाना चाहिए क्योंकि मैंने काफ़ी सारी क्लासेस यहाँ पे लाइव ले ली हैं। तो आज हम एक बार फिर से मिले हैं, हिस्ट्री को लाइव लेके आए हैं हम। और मैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे इन 3 दिन मैं लाइव क्लासेस लिया करूँगा आपकी, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर है, साथ साथ में फैक्चुअल क्लैरिटी, दोनों को मैं साथ में लेकर चलूँगा इन लाइव क्लासेस में, जो कि होने वाली हैं इन 3 दिनों में 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। ठीक है। तो एज यू नो कि अब यूजीसी नेट का पेपर कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल दोनों ही आने लगा है ना। पहले होता था एक ज़माने में कि हम फैक्ट सारे याद करके चले जाते थे और हमारा कहीं ना कहीं नेट निकल जाता था या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता था। पर अब जेआरएफ वालों को भी पता है कि नहीं, बच्चे अब ज़्यादा पढ़ के आने लगे हैं, तो फिर दे नो कि ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स दोनों ही अच्छे ब्लेंड के साथ पूछेंगे, राइट। तो हम उसी एक मकसद से यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। और उसी को लेके आज हम एक ये क्लास लेने वाले हैं आपकी, जिसका एक टॉपिक होने वाला है स्टोन एज। अब स्टोन एज एक्चुअली एक तो ये है कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो स्टोन एज, एज यू नो कि स्टोन एज सबसे पहला टॉपिक होता है, क्योंकि हमारी ह्यूमन सभ्यता भी यहीं से स्टार्ट हुई है। और सभ्यता यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ से हमें ज़्यादा कुछ जानने को पता है नहीं बच्चों को, इसीलिए इस टॉपिक से काफ़ी डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि एक तो ये पूरा फैक्ट से भरा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसके बारे में मिलती नहीं है, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के बारे में, स्टोन एज के बारे में हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को जाने, हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों इस टॉपिक को लेके, जिससे अगर आपके पेपर में कॉन्सेप्चुअल सवाल आ जाता है तो आप उसको टैकल कर पाएं, और साथ में अगर फैक्चुअल सवाल भी आता है तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको टैकल कर पाते हैं, राइट। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैंने सोचा था कि चलो आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनाने के बाद वी विल जंप ऑन टू दिस टॉपिक, तो बेयर विद मी। एक कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं और कहानी है बाबर की। तो बाबर के बारे में तो आप सब जानते हैं, दिल्ली सल्तनत का रूलर है ना। तो बाबर की ये कहानी जो शायद आपने ना पढ़ी हो या आपने ना सुनी हो, तो इसमें क्या होता है, बाबर जब छोटा होता है, शायद 11 से 12 साल के आसपास का, तो ये सेंट्रल एशिया में इसके फादर रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। समरकंद अगर आपने जगह सुना हो सेंट्रल एशिया में, तो वहां पे इसके फादर रूल कर रहे होते हैं। तो इसके फादर जो होते हैं वो कबूतरों के बहुत ज्यादा लवर होते हैं, ठीक है, पिजन फैन होते हैं, कबूतरों को बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं। तो ये क्या कर रहे होते हैं, अपने महल में, महल के सबसे टॉप वाली जो जगह होती है वहां पे चढ़ के अपने कबूतरों को खाना खिला रहे होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, बहुत जोर से एक विंड का झोंका आता है और इनके फादर गिर के नीचे गिरते हैं, और जैसे ही गिरते हैं इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो डेथ एज यू नो वैसे तो बहुत नॉर्मल चीज है हिस्ट्री में, बट इस एक डेथ से बाबर की जिंदगी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है कि बाबर एट दैट टाइम वाज ओनली 12, तो 12 साल की उम्र में उसको फिर अपने फादर की जगह लेनी पड़ती है। जैसे ही फिर अब जानते हैं कि जैसे ही उनके रेवेलियंस को, उनके जो दुश्मन है उनको पता चला कि अब तो सिर्फ 12 साल का ही लड़का है जो तख्ती पे है, तो सब लड़ाई करने लगते हैं उनके साथ, ठीक है। और जैसे ही लड़ाई करते हैं तो सराय पुल का युद्ध होता है, ठीक है। सराय पुल का युद्ध होता है और सराय पुल के युद्ध में बाबर हार जाते हैं, और जैसे ही बाबर हारते हैं तो बाबर को सेंट्रल एशिया से निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब अगर कोई और नॉर्मल इंसान होगा तो वो डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया जैसा सरायपुल युद्ध में हार जाना एक मतलब बहुत बड़ी बात है ना उस टाइम पे। तो ये हार जाते हैं। तो जब ये जा रहे होते हैं तो जाते जाते क्या होता है, इतने ज्यादा थक जाते हैं, इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं कि इनकी वाइफ भी छोड़ देती है, ठीक है। तो इनकी जो वाइफ होती है वो भी इनको छोड़ के चली जाती है। इवन इतने भूखे होते हैं ये कि इनको अपने घोड़े भी बीच में छोड़ने पड़ते हैं रेगिस्तान में। तो जब पैदल जा रहे होते हैं तो इनके जो कुछ फॉलोअर्स होते हैं, कुछ ही फॉलोअर्स, शायद 200 या 300 फॉलोअर्स थे, तो जब इनके फॉलोअर्स होते हैं वो इनसे पूछते हैं कि हुजूर अब क्या करेंगे, ठीक है। तो बाबर एक चीज कहता है कि आप जश्न मनाएंगे। तो कहते हैं कैसा आदमी है यार, जश्न मनाएंगे, ये कैसी बात कर रहा है। तो वो कहता है कि तो क्या हुआ, मैदान हार गए, है ना, मैदान ही तो हारे हैं, सेंट्रल एशिया ही तो हारे हैं, क्या हुआ। तो कहता है तो क्या हुआ, मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। तो वो कहते हैं क्या नहीं हारे, तो कहते हैं वो नहीं, वो अदम्य साहस और वो इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। तो हम वो एक कंकर, हम एक वो विल नहीं हारे, हम वो एक अदम्य साहस नहीं हारे। और वही देखो सेंट्रल एशिया हाथ से गया। तो
क्या हुआ, पूरा का पूरा इंडिया हाथ में आया, है ना। सेंट्रल एशिया से दुगना बड़ा था, उसके जो फरगना और समरकंद जो एरिया से था ना, उससे दुगना बड़ा एरिया उसके हाथ में आया। तो ये कहानी सुनाने का एक मेन मकसद बस इतना सा था कि हो सकता है आपका नेट ना निकला हो इस बार, हो सकता है आप इस बार आपका जेआरएफ ना निकला हो सकता है इस बार आपकी पीएचडी स्टार्ट ना हो पाई हो, या कोई भी मुश्किलें आपकी लाइफ में चल रही हो। तो क्या हो गया, मैदान हार गए, है ना। अभी सब कुछ थोड़ी हारे हो। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति रखो, जो सर झुकाने हो सजदा करने को तैयार ना हो, है ना, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, है ना। तो इसी एक मोटिवेशन और एंथुआज्म के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री का लेक्चर। बेयर विद मी अगर आपको कहानी थोड़ी सी ऑफ ट्रैक लगी हो, बट ठीक है, दिस इज माई वे टू टीच आई गेस। तो ठीक है, हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो द फर्स्ट वन इज, आई गेस अगर आपको ना दिख रहा हो तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री, द सेकेंड वन इज प्रोटो हिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज हिस्ट्री इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या होता है प्री हिस्ट्री का? तो प्री हिस्ट्री वो पार्ट है हिस्ट्री का जहां पे रिटन रिकॉर्ड्स नहीं आए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, जहां पे रिटन रिकॉर्ड्स नहीं आए हैं, हम हिस्ट्री के बारे में कहां से पता करते हैं? हम हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हम हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक तो आता है पैलियोलिथिक, फिर आता है मीजोलिथिक और फिर आता है नियोलिथिक, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, जिसे हम पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आती है प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री वो पार्ट होता है हिस्ट्री के जहां पर रिटन रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, उन्हें हम अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं। हम नहीं समझ पाए कि उन रिटन रिकॉर्ड्स में लिखा क्या हुआ है। तो आप समझ गए होंगे ये कौन से पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं हड़प्पन काल की, है ना। इसके बाद अब तीसरा हिस्ट्री इटसेल्फ। तो हिस्ट्री वो पार्ट होता है जहां पे रिटन रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, जहां पे रिटन रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, तो वो कौन सा टाइम है बताओ? वो टाइम है वेदास का। ठीक है, तो वैदिक काल से आपको पता है हमको रिटन रिकॉर्ड्स मिलने लगे थे, है ना। तो ये चीज तो आप जानते ही हैं। चलो, तो अब हम आते हैं स्टोन एज पे, क्योंकि ये प्री हिस्ट्री का पार्ट है ना, अभी जस्ट हमने इस बारे में बात करी। तो आपको पता है हिस्ट्री का, अगर हम बहुत बेसिक सा इवोल्यूशन की बात करें, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आई नो आपको थोड़ा सा डर लगता है इस टॉपिक से, तो अगर आपको थोड़ा समझ में ना आए, आपको डर लगे, तो घबराना नहीं, क्योंकि टर्म्स थोड़े से पेचीदे हैं, बट कोई बात नहीं, व्हाट वी कैन डू। ठीक, तो क्या होता है एवोल्यूशन की अगर बात करें, तो अर्थ हमारा जो है वो अप्रोक्स 40 मिलियन ईयर पहले बना था। ठीक है, अप्रोक्स 40 मिलियन ईयर पहले अर्थ हमारा बना था। ठीक, और जो हमारी अर्थ पे जो लाइफ आई है वो अभी बहुत रिसेंट आई है। ठीक है, वो अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 लाख साल पहले आई है ना। तो 20 लाख साल पहले लाइफ आई है। ठीक है, अब इसी अर्थ के एवोल्यूशन को साइंटिस्ट ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो वो 4 पार्ट्स कौन से हैं? ध्यान से सुनो, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, टर्शरी और क्वाटरनरी। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये टर्म्स याद सुनो, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, टर्शरी और क्वाटरनरी। ये 4 पीरियड्स में साइंटिस्ट ने हिस्ट्री की, अर्थ की हिस्ट्री को डिवाइड किया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो टर्सरी और क्वाटरनरी है ना, इसी को हम सीनोजोइक कहते हैं। ठीक, अब इसी सीनोजोइक में निकल के आता है एक एरा, जिसे एपॉक, जिसे हम कहते हैं प्लिस्टोसीन। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि सवाल अब यहां से आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्लिस्टोसीन में ही ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है। ह्यूमंस, हम जो ह्यूमंस हैं ना, वो प्लिस्टोसीन में ही आए हैं। ठीक है, तो प्लिस्टोसीन में हम ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, और प्लिस्टोसीन के बाद कौन सा आता है? प्लिस्टोसीन के बाद आता है होलोसीन। ठीक है, तो प्लिस्टोसीन के बाद कौन सा एरा आया है? होलोसीन एपोक आया है। अब तुमसे अगर हम एक सवाल पूछें, आज डेट कौन सी है बताओ? लेट मी सी, मुझे खुद डेट याद नहीं है। हाँ, 15 फरवरी 2024 चल रहा है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 फरवरी 24 है ना। तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ आज के दिन कौन सा एपोक चल रहा है, तो तुम क्या कहोगे? होलोसीन चल रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम किस वाले एपोक पे हैं? इस टाइम हम होलोसीन में हैं। ठीक है, समझ में आया ना, इस टाइम हम होलोसीन में हैं। तो
तो तुमसे कोई भी पूछे कि हम किस एपॉक में हैं, तुम बताओगे हम होलोसीन एपॉक में हैं अभी। अब प्लेस्टोसीन में क्या होता है, प्लेस्टोसीन को हम कहते हैं आइस एज, ठीक है। आइस एज जो होती है वो प्लेस्टोसीन से आती है। अगर तुमने पुरानी हॉलीवुड मूवीज देखी हो तो पुरानी हॉलीवुड मूवीज में हम देखने को मिलता है कि पूरा आइस से भरा हुआ है और बड़े बड़े जानवर हैं, और इतने बड़े जानवर हैं, बड़े हाथी हैं, उनकी बड़ी बड़ी सूंड हैं, है ना, हमने देखा भी है उनके और काफी बड़े उनके दांत भी हैं। तो उस टाइम पे ये वही एरा है, प्लेस्टोसीन एपॉक, ये वही एरा है जहां पे मैमोथ्स रहा करते थे, बड़े बड़े जानवर इस टाइम पे रहा करते थे, ठीक है। तो इसे को वही आइस एज ही कहते हैं इसको, फाइन। और इसी टाइम पे क्या होता है, इसी प्लेस्टोसीन में क्या होता है, मैन्स निकल के आते हैं, हम मैन निकल के आए हैं, हम होमोसैपियन निकल के आए हैं, ठीक है। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ हम इंसानों की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो तुम कहोगे प्लेस्टोसीन से हुई है, ठीक है। ये सवाल आएगा तो गलत तो नहीं करोगे ना, प्लेस्टोसीन जो है इससे हम ह्यूमंस निकल के, ह्यूमंस का एवोल्यूशन यहीं से ही हुआ है, फाइन। इसके बाद होलोसीन ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, फाइन। अब देखो, अगर तुमसे कोई एक सवाल और पूछे और तुमसे एक चीज कहे कि यार एक बात बताओ, अर्ली मैन जो हैं वो इंडिया में क्या पहले आए, सबसे पहले अगर अर्ली मैन है वो कहां से आया है, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो कहां से आना शुरू हुए होंगे, बताओ। तुम्हें कंट्री बता सकते हो किस कंट्री से आए हैं वो, तो वो आए हैं अफ्रीका से, ठीक है। तो अफ्रीका से ही जो इंसान है वो इवॉल्व करके आगे बढ़ना, उसने दूसरी दूसरी जगह पे उसने फैलना शुरू किया है, ठीक है। तो अर्ली मैन जो है वो अफ्रीका से ही बाहर निकला है। अफ्रीका में भी अगर तुमसे कोई कंट्री पूछे ना तो तुम क्या बताओगे, इथोपिया, ठीक है। तो इथोपिया जो है वहां से ह्यूमन का सबसे पहला एवोल्यूशन हुआ है और यहां से हम लोग बाहर निकलना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। ये जैसे मान लो इंडिया का मैप है और ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हुआ है एवोल्यूशन और यहां से उन्होंने पूरी वर्ल्ड में ऐसे घूमना शुरू किया है, ठीक। तो इथोपिया से जो अर्लीस्ट ह्यूमन है वो निकला है, ठीक है, इंडिया में नहीं निकला। अगर सवाल आता है कि इंडिया पहले सेटल हुआ या फिर अफ्रीका, तो तुम क्या कहोगे, अफ्रीका जो है वो पहले सेटल हुआ, ठीक। अब इसी में क्या होता है कि सभ्यता भी होगी। अब इंसान अगर साथ में होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग साथ में कम्युनिटी बना के रहना स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे लोग कहते हैं बैंड कम्युनिटी, है ना, जब लोग साथ में आके रहने लगते हैं तो लोग अगर साथ में रहेंगे तो कम्युनिटी बनेगी, सिविलाइजेशन बनेगी। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि पहली बताओ सिविलाइजेशन कौन सी है, पहली सभ्यता कौन सी है, तो तुम कहोगे माया सिविलाइजेशन, ठीक है। माया सभ्यता जो है ये सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है जो हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई है। कहाँ बनाई है, ऑब्वियसली अफ्रीका में। अब तो आप लोग सब जान ही गए हैं, है ना, अब छुपा क्या है हमारे बीच में, ठीक है। तो अब हम पैलेलिथिक एज पे आते हैं, जैसे हमने तुम्हें बताया था। अब स्टोन एज जो है, ठीक है, सबसे पहली बात तो स्टोन एज को हम स्टोन एज ही क्यों कहते हैं, हमेशा ना स्टार्टिंग किया करो वाई से, हर चीज पे तुम एक सवाल उठाया करो, क्यूरियस माइंड रहो थोड़ी। अगर स्टोन एज अगर कोई, तो हम तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं स्टोन एज स्टोन एज, स्टोन एज ही क्यों कहते हो तुम इसको, ठीक है। तो स्टोन एज को स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टोन उस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल अवेलेबल था हमारे पास। ह्यूमन को अभी मेटल के बारे में पता नहीं चला है, ठीक है। मेटल के बारे में कब पता चलता है, मेटल के बारे में पता चलता है ताम्रपाषाण काल से, चारकोलिथिक टाइम से, ठीक है। चारकोलिथिक टाइम से हमें मेटल के बारे में पता चलता है, फाइन। उसके बाद ब्रॉन्ज पता चलता है, उसके बाद आयरन पता चलता है, जिसे हम CBI कहते हैं, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। लेकिन अभी तो हमें कुछ पता नहीं है, अभी तो हम स्टोन को ही जानते हैं। इसीलिए स्टोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इस टाइम पे इनके पास अवेलेबल था। हर एक काम जो हो रहा था वो स्टोन के बेसिस पे हो रहा था। अच्छा, आज आपकी वाइफ को रात को एलिफेंट का रॉ मीट खाना है, तो चलो ठीक है, उठाते हैं स्टोन टूल और उसको चल के मारते हैं। क्या कहा जाता है, एलिफेंट को मारते हैं, शेर को मारते हैं और लेके आते हैं, खाते हैं। तो क्या अवेलेबल था, स्टोन ही तो था। तो स्टोन था तो स्टोन, इसीलिए उसको स्टोन एज कहा जाता है, फाइन। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब स्टोन एज खुद में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो किन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पहला तो है पैलियोलिथिक, ठीक है, पुरापाषाण काल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, पहला है पैलियोलिथिक, ठीक, दूसरा है मीजोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में हमारे स्टोन एज डिवाइडेड है। अब अगर तुमसे एक सवाल कोई अगर पूछे कि बताओ कि ये पैलियोलिथिक और जो नियोलिथिक है ये टर्म्स किसने दिए हैं, बताओ।
अगर तुमसे कोई पूछे कि ये पैलेलिथिक और नियोलिथिक टर्म्स किसने दिए, कहा है कि ये यूजीसी पूछ चुका है, ठीक है, लेकिन ये हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लास है तो हम फैक्ट्स पे नहीं जा रहे हैं, फैक्ट्स की हम इसके बाद अगली क्लास लेंगे। हम काम क्या करेंगे, हम एक क्लास कॉन्सेप्ट की लिया करेंगे, उसके बाद एक क्लास फैक्ट्स की लिया करेंगे, ठीक। तो पैलेलिथिक और नियोलिथिक जो ये टर्म है, ये जॉन लुबॉक ने टर्म किए हैं, ठीक है, ये सवाल आ चुका है। जॉन लुबॉक जो है, इन्होंने इन दो टर्म्स को कॉइन किया था। मीजोलिथिक जो है ये अभी रिसेंट टर्म है, ठीक है, मीजोलिथिक रिसेंट टर्म है, इसे हम देखेंगे अभी। तो अब जब ह्यूमंस का एवोल्यूशन होता है तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, भूलोगे तो नहीं। अब देखो पैलेलिथिक ना काफी बड़ा टर्म है, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो एक दिन में तो हो नहीं गया है, ह्यूमन को इवॉल्व होने में लाखों साल लगे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चेंजेस भी आए होंगे, तो हर चेंजेस के बेसिस पे उन्होंने क्या किया है, जो पैलेलिथिक है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो है लोअर पैलेलिथिक जिसे हम कहते हैं निम्न पुरापाषाण, एक फिर है मिडिल पैलेलिथिक जिसे कहते हैं मध्य पुरापाषाण, और एक है फिर कौन सी है, अपर पैलेलिथिक जिसे हम कहते हैं ऊपरी पुरापाषाण, ठीक है। फिर आता है मीजोलिथिक जिसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल, और फिर आता है न्यूलिथिक जिसे हम कहते हैं नव्य पाषाण काल, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आई गेस आपने सबने कॉलेज और अपने एमए में पढ़ी होंगी, बट हाँ अगर आप भूल गए हो तो यू कैन जस्ट बी विद मी और वी कैन रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग दैट यू एवर हैव थिंक ऑफ, ठीक है। तो अगर हम पैलेलिथिक टाइम पे आए, अब पैलेलिथिक का टाइम पे अगर हम आने से पहले हम पैलेलिथिक का मतलब देखते हैं, पैलेलिथिक का मतलब होता क्या है। तो पैलेलिथिक जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, एक तो बना है पैलियो से, एक बना है लिथिक से। तो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन एज। अब तुम्हें कहीं भी लिथिक लिखा दिखाई दे तो उसका मतलब समझ लेना स्टोन एज, ठीक है। तो पैलियो मतलब होता है पुराना, तो क्या पुराना था, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टोन के टूल्स हुआ करते थे वो पुराने हुआ करते थे। इस टाइम पे जो टूल्स हुआ करते थे वो तुम्हें पॉलिश्ड नहीं मिलेंगे, ठीक, पॉलिश टूल नहीं मिलेंगे यहाँ पे तुम्हें, ठीक है। अब तुम एक चीज और सोचो, कभी तुमने एक चीज पर भी ध्यान दिया है कि हम लोग इस टाइम पे टूल्स क्यों ढूंढने लग जाते हैं, या तो इस टाइम पे हम टूल्स की बात करते हैं या इस टाइम पे हम पॉटरी की बात करते हैं, इन दोनों के अलावा हमारी कोई बात ही नहीं होती। तो एक्चुअली ऐसा होता है, जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग, मान लो आज के दिन क्या होता है, हमारी अर्थ खत्म हो जाती है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है हमारी अर्थ खत्म हो जाती है, तो क्या होगा, आज से कुछ लाख साल बाद फिर से नए ह्यूमंस आएंगे, कुछ लोग नए आएंगे, तो वहां पे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले बनेंगे, ठीक है, कोई नया डिपार्टमेंट बनेगा जो खुदाई करेगा, जो एक्सप्लोरेशन करेगा। तो अगर मान लो वो ढूंढेगा, अगर वो फिर हम लोगों को, मान लो उसने हिस्ट्री अपनी खगोली, उसमें हम लोग मिलेंगे, तो अगर वो हम लोग मिलेंगे तो बताओ हम लोगों में क्या ढूंढा जाएगा, हम लोगों में सबके पास क्या कॉमन मिलेगा, सबके पास कॉमन मिलेगा फोन, ठीक है। तो सबके पास कॉमन फोन मिलने वाला है, सबके पास कॉमन कार्स मिलेंगी या मोटरसाइकिल्स मिलेंगी। तो अगर मान लो किसी के पास बेसिक सा फोन हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट टू डी हार्म एनीवन, बट मान लो मेरे पास रियलमी का फोन है, ठीक है, तो मेरे अगर रियलमी मिलेगा तो लोग ये सोचेंगे हाँ रियलमी तो ये छोटे मोटे लोगों के पास हुआ करता था, तो ये लोअर क्लास हो गई, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लो किसी के पास आईफोन मैक्स मिल गया, ठीक, तो कहेंगे कि ये अपर क्लास हुआ करती थी। तो ऐसे ही सोसाइटी को डिवाइड किया जा सकता है उस मटेरियल के बेसिस पे जो चीजें हमको उस टाइम पे मिला करती थी। ऐसे ही पैलेलिथिक एज वालों के पास, अब ऐसा तो है नहीं कि आईफोन हुआ करता हो, तो उनके पास क्या हुआ करता, तो उनके पास स्टोन्स ही तो हुआ करते थे, या उनके पास पॉटरी हुआ करती थी। तो जिस जिस तरीके के स्टोन टूल्स मिलते जाएंगे उस तरीके से हम उनको क्लासीफाई करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे हिस्टोरियंस पे आप उन्हें कोसिए मत के उन्होंने इतना बोरिंग क्यों बनाया है, यही तरीका होता है चीजों को क्लासीफाई करने का, फाइन। अब देखो, अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग इवॉल्व कैसे हुआ। अब तुम यहाँ पे सबसे कठिन चीज को सबसे आसान तरीके से पढ़ने वाले हो, ठीक है, जस्ट बी विद मी। क्या होता है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, तुम्हें मैं बता रहा हूं, देखो इसको अगर तुम्हें और डीप में पढ़ना है तो हम तुम्हें पहले से 2 सोर्सेस दे रहे। एक तो है उपिंदर सिंह, तो मनमोहन सिंह की बेटी हैं उपिंदर सिंह, अगर तुम इनकी किताब पढ़ोगे एंशिएंट इंडिया पे तो उसमें ये सब चीजें लिखी हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, अगर तुम इन्हें और डीप पढ़ना चाहते हो तो प्रोफेसर हरारी की एक किताब है सेपियंस करके, ठीक है, तो तुम इस किताब को पढ़ लेना। इन 2 चीजों से अगर तुम्हें इस टॉपिक पे काफी दिलचस्पी है, ठीक। तो अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो मैंने आपको चार्ट बना के दे दिया है, ठीक है, सारा मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने चार्ट बना के दे दिया। अब देखो, जब ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होते हैं तो सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग आता है उसे हम कहते हैं होमो हैबिलस। ध्यान से सुनना, ठीक है,
घबराना नहीं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला इंसान जो आया है उसे कहा जाता है होमो हैबिलस, ठीक है। अब होमो हैबिलस था कौन, ठीक है। तो होमो हैबिलस बिल्कुल हमारे जैसा था, बस तुम ये मान लो पहले जैसे हम, आपको पता होगा हम बंदरों से इवॉल्व हुए हैं, हम बबून से इवॉल्व हुए हैं। तो बंदर और बबून क्या होते हैं, दो चार पैरों, अपने दो, उनके जो दो हाथ हैं वो फ्री तो होते नहीं है, वो दोनों हाथों को नीचे रख के चलते हैं जमीन पे, ठीक है। लेकिन जो ये होमो हैबिलस है ना, इसके हाथ फ्री हो गए, ठीक है, इसके हाथ फ्री हो गए, ठीक। अब इसके हाथ फ्री हो गए तो ये क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, फोन चलाएगा, है ना। तो जब इसके हाथ फ्री हो गए तो इसने क्या किया, इसने टूल्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। दो हाथ फ्री हो गए, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हारे दो हाथ फ्री होते हैं तो तुम टूल्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो इसने यही किया, इसने टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फ्री टू मेक टूल्स। अब लेकिन इसके साथ एक दिक्कत क्या थी, हम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। पहले हम ऐसे झुक के चला करते थे, क्योंकि चार दोनों पैर हाथ नीचे रखे हुए हमारे, तो हम थोड़े झुके होंगे, तो धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए हैं। तो अभी क्या है, इसकी पीठ ऐसी टेढ़ी हुआ करती थी, ऐसा ऐसा टेढ़ा होकर खड़ा हुआ करता था ये, ठीक है। तो फिर इसके बाद कुछ लाखों साल बाद ह्यूमन और इवॉल्व होता है, और वो ऐसे सीधा तन के खड़ा होकर चलने लगता है। तो जैसे ही वो तन के खड़ा होकर चलने लगता है तो इसको साइंटिस्ट क्या नाम दे देते हैं, होमो इरेक्टस। अब तुम इरेक्टस वर्ड पे जाओ, इरेक्टस वर्ड का मतलब है इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, इरेक्ट, ठीक है। तो ये होता है इरेक्टस। तो यहां पे जो इंसान है वो स्ट्रेट चलने लगा। अब देखना, अगर तुम देखो ना, तो अगर तुमसे अगर कोई सवाल पूछे कि बताओ इतने सारे स्पीसीज हैं, सिर्फ ह्यूमंस ने अकेला क्यों राज कर पाया इस अर्थ पे, और लोग क्यों राज नहीं कर पाए, तो इसका आंसर ये एवोल्यूशन ही है। क्यों, हमारे दो हाथ फ्री हो गए, हम टूल्स बना सकते हैं, और किसी जानवर के दो हाथ फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। और क्या हुआ, हम थोड़े लंबे हो गए, अगर हम सीधे चल रहे हैं ना तो हमारा विजन ज्यादा है, हम ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, फाइन। तो होमो इरेक्टस के आने से ये फायदा हुआ। ये कहां चल रहा है, ये लोअर पैलियोलिथिक टाइम पे चल रहा है, ये निम्न पुरापाषाण काल पे चल रहा है, ठीक। इसके बाद फिर होमो इरेक्टस के बाद आते हैं होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस कौन है, होमो सेपियंस हमारे जैसे ही इंसान है, बट इनका दिमाग जो है भी इतना डेवलप नहीं हुआ जितना हमारा हो चुका है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, होमो सेपियंस के बाद फिर यहां बीच में कोई आते हैं, एक होमो निएंडरथल, ठीक है। होमो निएंडरथल करके एक यहां कहीं बीच में आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि निएंडरथल गए कहां, ये गायब हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सटेंट हो गए, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने इंटीमेट होके जो हमारे होमो सेपियन सेपियन है इनके साथ ही ये लोग मर्ज हो चुके हैं, बट हमें इन चीज का कोई आइडिया नहीं है कि इन्होंने क्या किया, फाइन। तो निएंडरथल जो है वो यहीं कहीं बीच में आते हैं, फाइन। इसके बाद आता है अपर पैलियोलिथिक, जिसे हम कहते हैं ऊपरी पुरापाषाण काल, और वहां से आता है हमारे जैसा आदमी। अगर तुम्हें आज, अगर तुम जैसे बैठे हो ना, और अगर आज से 1 लाख, आज से अगर 1 लाख BC पे तुम जाओगे, तुम उस इंसान को देखोगे जो अपर पैलियोलिथिक में है, जिसे हम होमो सेपियन सेपियन कह रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, थिंकिंग मैन, ठीक है, सोचने वाला आदमी, या फिर हम क्या कहते हैं, वाइज मैन, ठीक है। तो वाइज तो वैसे हम नहीं रहे हैं, तो थिंकिंग मैन तक ही रहने देते हैं। वैसे लोग तो आजकल थिंक भी नहीं करते हैं, बट टू बी जोक्स अपार्ट, हाँ, हम लोगों को होमो सेपियन सेपियन कहा करते हैं, ठीक है। अ मैन ऑफ फुली डेवलप्ड ब्रेन, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि हम लोग कब आए हैं, तो तुम क्या कहोगे, ऊपरी पुरापाषाण काल में आए, और ये अभी तक चल रहा है, क्या है, 15 फरवरी तक, आज के दिन भी हम होमो सेपियन सेपियन ही हैं, फाइन, ठीक है। ये चीज तुम्हें समझ में आई ना। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो ना, तो तुम या तो चैट बॉक्स पे लिख देना, और क्या, दूसरी जगह कोई लिख नहीं सकते हो, है ना। उसके बाद चलो टूल टेक्नोलॉजी पे आते हैं। किस तरीके के टूल्स इस्तेमाल किया करते थे वो। तो अगर टूल्स पे अगर आओ तुम, तो तुम्हें हम बहुत डीप में समझाते हैं, आओ चलो। लोअर पैलियोलिथिक जो है, निम्न पुरापाषाण काल जो है, वहां पे क्वास्ट टूल का इस्तेमाल हुआ करता था। अब तुम कहोगे सर ये क्वास्ट क्या होता है, क्वास्ट का तुम्हें मतलब ही कभी समझ नहीं आया, तुम तो बस रट लेते हो क्वास्ट, ठीक है। तो क्वास्ट क्या होता है, क्वास्ट एक पत्थर हुआ करता है, काफी बड़ा एक पत्थर हुआ करता है, जो उस टाइम का सबसे मजबूत पत्थर हुआ करता था, जिसे हम कहते हैं क्वास्ट। अब तुम कहोगे सर क्या क्या इन्हें अटकी थी इतने बड़े और इतने मजबूत पत्थर का इस्तेमाल करने की, तो हमने तुम्हें क्या बताया था, उस टाइम पे आइस एज चल रहा था, और आइस एज में क्या था, बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे। अब तुम बड़े बड़े जानवरों को इतने से पत्थर से तो मार नहीं दोगे, है ना, शेर इतना बड़ा इतने से पत्थर से तो मरेगा नहीं, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए बड़ा पत्थर जिसपे हमला किया जा सके। तो इसीलिए, और उस टाइम पे कच्चे पत्थर से भी नहीं मरेगा शेर, तो उसे चाहिए मजबूत पत्थर, तो जिसे हम कहते हैं क्वास्ट का पत्थर, क्वास्ट टूल जिसे हम कहते हैं, फाइन। फिर यही जो क्वास्ट टूल है,
अब क्या होता है, क्वार्ट्ज टूल यही चलता 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 यहां तक आता है, ठीक है। अपर पैलेयोलिथिक टाइम तक हम लोग क्वार्ट्ज टूल का ही इस्तेमाल करते हैं। अब फिर क्या होता है, आगे आता है मीजोलिथिक। अब मीजोलिथिक क्या होता है, ये पैलेयोलिथिक के बाद का पीरियड है। मीजो मतलब होता है मिडिल, और लिथिक मतलब क्या होता है, स्टोन एज। तो ये बीच का एज है, ये ट्रांजिशनल एरिया है, ठीक है। किसके बीच का ट्रांजिशनल एरिया है, पैलेयोलिथिक का और न्यूलिथिक के बीच के एज का ट्रांजिशनल पीरियड है। तो मीजोलिथिक एज में क्या होता है, क्वार्ट्ज टूल का तो इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन इसकी अब बेटर वैरायटी बन के आने लगती है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का पत्थर जो होता है वो, और उन्होंने पत्थर उसको और बेटर कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं चार्ट और जेस्पर, ठीक है। इनको हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे भी, ठीक है, चार्ट और जेस्पर। लेकिन जब हम नियोलिथिक में आते हैं, नियो मतलब होता है न्यू और लिथिक मतलब होता है स्टोन एज, तो ये नई स्टोन एज है। नई स्टोन एज में क्या होता है, क्या नया है, यहाँ पे टूल्स नए हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी नई है, ठीक है, यहाँ पे उनको यूज करने का तरीका नया है, फाइन। तो ये हो गया नियोलिथिक एज। अब यहाँ पे कौन से पत्थर है, यहाँ पे पॉलिश्ड टूल का इस्तेमाल होने लगता है। इस टाइम से, मीजोलिथिक टाइम से यहाँ पे पॉलिश्ड टूल का इस्तेमाल होने लगता है, फाइन। तो इग्नीशियस रॉक का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। अब कौन से इग्नीशियस रॉक होते हैं, जैसे बसाल्ट हो गया, डाइक हो गया। अब देखो, फॉर द गॉड सेक मुझसे ये मत पूछना कि इग्नीशियस रॉक क्या होता है। अगर पूछना है तो प्लीज प्लीज 6th क्लास की ज्योग्राफी देख के आओ, उसमें इग्नीशियस रॉक के बारे में लिखा है, या तुम चाहे तो मैं बता दूं इग्नीशियस रॉक क्या होता है। इग्नीशियस रॉक कुछ नहीं होता है, जब अर्थ होती है, अर्थ के बीच से जब मैग्मा निकलता है, वो बाहर जाके जब ठंडा हो जाता है, उससे जो रॉक बनता है उसे हम इग्नीशियस रॉक कहते हैं। इतनी आसान डेफिनेशन बस यही हो सकती है इस चीज की, फाइन। तो ये चीज तुमने समझ ली होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइक, ठीक है। तो ये होते थे बसाल्ट और डाइक, ये दो प्रकार के यहाँ पे टूल्स हुआ करते थे, फाइन। तो तुम्हें टूल भी समझ लिए होंगे। अब तुम्हें हम बताते हैं टूल्स को बनाने की टेक्नोलॉजी क्या हुआ करती थी। ओके, टूल्स को बनाने की टेक्नोलॉजी क्या हुआ करती थी। तो देखो, जो लोअर पैलेयोलिथिक टाइम है ना, यहां पे होती थी कोर टेक्नोलॉजी। अब तुम कहोगे सर कोर टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो कोर टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं होता था, दो क्वार्ट्ज के पत्थर लिए जाते थे, ठीक है। दो क्वार्ट्ज के पत्थर लिए, और क्या हुआ, इन दोनों को एक दूसरे से टकरा दिया, ठीक है। इसको इससे टकरा दिया, इसको इससे टकरा दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, कुछ मान लो यहां से ये बीच से टूट गया, ठीक है। जब ये इतना बड़ा पत्थर है बीच से टूट गया, तो इसी को हम कह रहे हैं ये है कोर टेक्नोलॉजी। अब तुमसे अगर मैचिंग में यूजीसी कभी पूछे कि बताओ कोर टेक्नोलॉजी कब इस्तेमाल हुआ करती थी, तुम क्या कहोगे, कोर टेक्नोलॉजी जो है वो लोअर पैलेयोलिथिक टाइम पे इस्तेमाल हुआ करती थी, ठीक। लेकिन अब क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन और इवॉल्व होता है, तो वो इसी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल करेगा, अब वो क्या करेगा, वो फायर का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। क्योंकि मीजोलिथिक टाइम पे हम लोगों ने फायर का ढूंढ लिया था, या तो फायर की वजह से या दूसरे तरीके से। एक पत्थर को ऐसे, इतना बड़ा पत्थर लेगा और इसको यहां कोने से तोड़ देगा, देखो ध्यान से देखना, यहां कोने से तोड़ देगा, ठीक है। तो ये जो कोने वाला पार्ट होगा, इसे हम कहेंगे फ्लेक टेक्नोलॉजी। समझ आ रहा है ना तुमको, भूलोगे तो नहीं। अगर उन्होंने कभी क्रोनोलॉजी में सवाल तुमसे पूछ दिया कि बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी पहले आई कौन सी बाद आई, तो तुम ऐसा तो नहीं है फ्लेक को पहले कराओगे और कोर को बाद में कराओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना, ठीक है। तो कोर टेक्नोलॉजी आई, फिर फ्लेक टेक्नोलॉजी आई। फ्लेक टेक्नोलॉजी में क्या है, बड़ा पत्थर जो है वो स्मॉल पत्थर से बड़े पत्थर को तोड़ा गया, जिससे ये स्मॉल पत्थर निकल के आया। अब अगर तुम किताबें डीप में पढ़ोगे ना, तो वो ये भी बताएंगे तुमको कि ये कैसे तोड़ा गया, ठीक है। ये कैसे ये छोटे पत्थर को तोड़ा, तो कोई कोई कहता है कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मारा, कोई कहता है कि इसमें पहले इसमें आग लगा दी होगी और आग लगाने के बाद इसमें पानी डाल दिया होगा, तो क्या होगा, ये बीच से ऐसे क्रैक पड़ गया होगा और ये बाहर निकल के आ गया होगा, फाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना तुमको। और इसके बाद देखो, और हम आगे जाते हैं, फिर फ्लेक टेक्नोलॉजी के बाद क्या हुआ होगा। अब देखो, इस टाइम तक ना इंसान थोड़ा इवॉल्व हो रहा है, चालाक हो रहा है, तुम भी चालाक हो, हम भी चालाक हैं, हम सब चालाक हैं आजकल, है ना, ठीक है। तो अब आती है ब्लेड टेक्नोलॉजी। अब ब्लेड टेक्नोलॉजी क्या होती है, ध्यान से सुनो। देखो, इंसान ने जब इवोल्यूशन इंसान का हुआ होगा, तो इंसान ने एक चीज सोची होगी, अगर नुकीली चीज जो होती है ना, अगर नुकीली चीज से हम किसी जानवर को मारते हैं तो वो जल्दी मर जाता है, इन कंपैरिजन टू नॉर्मल जो चीज है उससे मारते हो। तो इंसान ने अब क्या किया, चीजों को नुकीला करना स्टार्ट किया, फाइन। तो उसने क्या किया, इतना बड़ा जो पत्थर है उसको यहां कोने से नुकीला कर दिया, फाइन। ये देखो, यहां कोने से उसको नुकीला कर दिया, तो ये हुई ब्लेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये ऊपरी पूरा पाषाण काल या अपर पैलेयोलिथिक एज में आ चुकी थी, फाइन। अब क्या हुआ, अब इंसान और चालाक हुआ। इंसान ने क्या किया, इंसान ने कहा अब इसको ना और एक काम करते हैं,
इसको और ज्यादा इसको धार देते हैं। लेकिन इस धार देने से पहले अब हम तुम्हें एक चीज और बताना चाहते हैं जो तुम ध्यान से सुनो। वो चीज ये है, ध्यान से सुनना, तुम्हें क्या बताया था, प्लेस्टोसीन एज चल रहा था। जहां भी तुम इस शब्द को सुनो ना, जहां तुम इस चीज को सुनोगे प्लेस्टोसीन चल रहा है, वहां पे तुम एक चीज याद रखना, वहां पे आइस एज चल रही है, ठीक है। जहां प्लेस्टोसीन चल रही है वहां पे आइस एज चल रही है, फाइन। अब क्या होता है, अब तुम कहोगे प्लेस्टोसीन खत्म कहां होती है, तो प्लेस्टोसीन खत्म होती है यहां, अपर पैलेलिथिक पे प्लेस्टोसीन खत्म हो जाती है। प्लेस्टोसीन खत्म होने का मतलब क्या है, आइस एज खत्म हो गई। अब बताओ, खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ, अगर आइस एज अगर खत्म होगी ना तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा कि अर्थ अब वार्म होना स्टार्ट होगी, ठीक है। अर्थ अगर वार्म होना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगी और साथ में क्या क्या होगा, और साथ में क्या होगा, मान लो जैसे पोलर बियर है, आज के टाइम का तुम पोलर बियर मानो, उस टाइम पे आइस एज हुआ करती थी, तो पोलर बियर जो है अब वो तो गर्मी में रह नहीं पाएगा क्योंकि अब तो अर्थ वार्म होने लगी है। लेकिन अब वो गर्मी में नहीं रह पाएगा तो क्या होगा, वो मर जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े जानवर होते हैं ना उन सबकी डेथ होने लगती है, फाइन। क्यों, क्योंकि अब तो आइस एज खत्म हो रहा है। ये तो वही बात हो गई ना, तुम पेंगुइन को या पोलर बियर को अगर तुम एंटार्क्टिका से उठा के अगर सेंट्रल इंडिया में ले आओ तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वो मर ही जाएंगे क्योंकि वो गर्मी नहीं झेल पाएंगे, फाइन। ऐसा ही होता है इनके साथ, इनके साथ भी यही हुआ कि आइस एज खत्म हुई, गर्मी आना शुरू हुई। गर्मी आने का मतलब क्या है, होलोसीन आ गया। अभी मैं तुम्हें बताया था ना 15 फरवरी को कौन सा एपोक चल रहा है, तो होलोसीन चल रहा है। तो होलोसीन आने लगता है, अर्थ वार्म होने लगती है, और जैसे ही अर्थ वार्म होगी तो पुराने जितने बड़े जानवर थे सारे मारे गए, ठीक है। क्योंकि डार्विन ने एक बात कही है, डार्विन ने एक बात बोली है कि सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा टाइम तक वो नहीं रहेगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा टाइम तक वो नहीं रहेगा जिसके पास दिमाग ज्यादा है, सबसे ज्यादा टाइम तक वो रहेगा जो अपने आप को नेचर में सबसे अच्छे तरीके से ढाल लेगा, ठीक है। तो वही होता है, ये बड़े जो जानवर होते हैं ना, ये नेचर के साथ अपने आप को नहीं बदल पाते, नहीं इवॉल्व कर पाते हैं। तो क्या होता है अल्टीमेटली, जो नेचर के साथ नहीं चेंज कर पाता है, ही इज डूम्ड टू बी डाइड, राइट। तो वही होता है, नहीं बदल पाए अपने आप को तो मर जाते हैं। लेकिन मरने के साथ साथ क्या होता है, फिर छोटे जानवर जो होते हैं, जो छुप के रह रहे होते हैं, वो बाहर निकल के आते हैं, फाइन। और जब वो बाहर निकल के आएंगे तो क्या होता है, वो जब बाहर निकल के आएंगे तो फिर वो आने लगेंगे। अब अगर वो आ गए हैं, छोटे जानवर अगर आ गए हैं, तो छोटे जानवरों को मारने के लिए बड़े बड़े पत्थर तो चाहिए नहीं, कि मान लो तुम्हें छोटा सा कोई जानवर मारना है, तुम इतना बड़ा पत्थर लेके आ गए, लो ऐसे मार दिया तुमने, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ना। तो तुम क्या करोगे, तुम भी छोटे टूल बनाओगे, तुम ऐसी बेकार की मेहनत तो करोगे नहीं कि छोटा जानवर और बड़ा टूल लेके आ जाओगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो क्या होता है, अब छोटे टूल्स बनने लगते हैं मीसोलिथिक में, इसीलिए हम इन टूल्स को कहते हैं माइक्रोलिथ, ठीक है। तो माइक्रो मतलब छोटा और लिथ मतलब पत्थर। तो बहुत छोटे छोटे टूल्स, मतलब तुम ये मान लो 3-3 सेंटीमीटर के टूल्स होते हैं तुम्हारे घर पे। अगर स्केल हो ना 15 सेंटीमीटर का, देखना 3 सेंटीमीटर कितना होता है, 1-1 सेंटीमीटर तक के टूल हैं, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे टूल्स का अब निर्माण हम करने लगे। तो इनसे क्या होता था, 3 सेंटीमीटर के टूल से हो सकता है इनको, मतलब जैसे देखो इस टाइम पे एरो भी बन गया था, ठीक है। तो तीर भी बन गए थे, तो हो सकता है तीर में ऐसे लगाओ और ऐसे मार दो, है ना, तो इसमें भी काम आ सकता है। अब जैसे जानवर है, जानवर की तुमने जानवर को मार लिया, उसकी स्किन फाड़नी है, तो ये इतना 3 सेंटीमीटर का लो, नुकीला करो, ब्लेड टेक्नोलॉजी तो आई चुकी है, लो नुकीला करो, फाड़ दो स्किन, है ना। तो दिस कुड बी डन। तो माइक्रोलिथ जो है इस टाइम पे आ चुका था। इस टाइम पे इधर ही पे मीसोलिथिक में, ध्यान से सुनना, फायर का इन्वेंशन भी हो चुका है, ठीक है। अब फायर के इन्वेंशन से तुम कहोगे सर क्या फायदा हुआ होगा, फायर के इन्वेंशन से ही तो हम ह्यूमन आज तक सबसे ज्यादा अच्छे से राज कर पाए हैं और जानवरों के ऊपर। कैसे, अब तुम कहोगे सर ये क्या आप बेकार सी बातें कर रहे हो, फायर तो बहुत कॉमन सी चीज है। सोचो, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो 25% ऑफ द बॉडी की जो बॉडी की हीट है या फिर बॉडी की जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करता है, ठीक है। और बाकी जो पोर्शन है, मान लो 25% के आसपास, वही हमारा टमी, जो हमारा एब्डोमेन, जो हमारा पेट है, वो खाने को पचाने में करता है, फाइन। अब क्या होता है, जब हमारे पास फायर आ गया, फायर आने से क्या हुआ कि हमने अपना जो फूड है उसको, मतलब उसको हम जला के खाने लगे, सॉरी जला क्या कहते हैं उसको, रॉ फूड अब हम नहीं खाते थे, वो टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, उसको हम रॉ फूड की जगह कच्चा फूड ना करके हम उसको पका के खाने लगे, ठीक है, पका के हम उसको खाने लगे। लेकिन अब पका के खाने से क्या होगा, तुम ये पका हुआ खाना जो है ये तुम जल्दी खा पाओगे, ठीक है। तो जब तुम इस
पके हुए खाने को जल्दी खा पाओगे तो जो तुम्हारा इंटेस्टाइन है जो पचाती है खाना, वो एवोल्यूशन के थ्रू कुछ लाख सालों में, कुछ हजार सालों में छोटी हो जाएंगी, ठीक है। अब जब ये छोटी हो जाएंगी तो इससे क्या फायदा होगा, तुम्हारी जो ये एनर्जी 25% लिया करती थी, यही 25% एनर्जी ये ब्रेन ले लिया करेगा। समझ में आ रही है तुम्हें बात? अब यही 25% एनर्जी जब इस ब्रेन ने ले ली तो इससे क्या फायदा हुआ, हमारा ह्यूमन का ब्रेन काफी डेवलप हो गया। और जब हमारे ह्यूमन का ब्रेन काफी डेवलप हुआ तो हम चिंपैंजी से, हम बबूल से और हम इन सब से, जानवर से आगे निकल गए। वहीं जहां चिंपैंजी को 5 से 6 घंटे लगते हैं अपना खाना पचाने में, तुमने 20 मिनट में पचा लिया, तो तुम बाकी के 4 घंटे क्या करोगे, तुम दिमाग लगाओगे, तुम और चीजें करोगे, तुम इवॉल्व होगे। तो यही सब चीजें होती हैं जिनकी वजह से हम ह्यूमंस जो हैं वो और जानवरों से आगे निकल के आ पाए हैं। फाइन, ये चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये फायदा हुआ फायर के इन्वेंशन का। फाइन, इसके बाद अब देखो एक और टेक्नोलॉजी आती है जो आती है नवपाषाण काल में, जिसे हम कहते हैं न्यूलिथिक पीरियड, जिसे हम कहते हैं, ध्यान से सुनना, सेल्ट टेक्नोलॉजी। अब तुम कहोगे सेल्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है सर? देखो, अभी तक इंसान ने, तुमने कभी कुल्हाड़ी देखी है अपने घर में, है ना? कुल्हाड़ी तो देखी होगी, ऑब्वियस सी बात है। आई थॉट कि आप सब इंडिया ही में रहते होंगे, एक्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, है ना? तो कुल्हाड़ी अगर तुमने कभी देखी हो तो कुल्हाड़ी के पीछे एक डंडा लगा रहता है ना? ऐसे, सॉरी मेरी आर्ट थोड़ी खराब है, बट ये मान लो ये कुल्हाड़ी है तो इसके पीछे डंडा लगा रहता है। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, इधर तक, इतने टाइम तक, ठीक है, हमें ये डंडा लगाना नहीं आता था, ठीक है। तुमने जितना भी सुना होगा ना, इस टाइम पे जो टूल्स का इस्तेमाल हुआ करता था, क्या इस्तेमाल होता था? हैंड एक्स। क्या कह रहे हैं? हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी। तो मतलब क्या करते थे, कुल्हाड़ी का जो आगे वाला पोर्शन था उसे हाथ से लिया करते थे और उसे हाथ से मारा करते थे। समझ में आ रही है? इसीलिए इसको कहते हैं हैंड एक्स। अभी तक हैंड का ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन न्यूलिथिक टाइम पे इंसान सीख जाता है डंडा लगाना, ठीक है। डंडा जैसे ही उसने यहाँ पे ये डंडा लगाया, ये पीछे यहाँ डंडा लगाओ, जैसे ये डंडा लगता है तो साइंटिस्ट ने इसको क्या कह दिया, ये है सेल्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सेल्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब तुम कहोगे डंडा लगने से फायदा क्या हो गया, सब बिना डंडा के मारते रहते। तो डंडा लगाने से तुम्हें हाथ में फोर्स मिलती है, ठीक है। देखा है जेवलिन थ्रो कितने दूर फेंक दिया जाता है अगर उसमें डंडा लगाओ, है ना? तो उससे मिलती है फोर्स, उससे मिलता है टॉर्क, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। उसके साथ साथ क्या होता है, अपने टूल्स को पॉलिश भी करने लगते हैं। तो पॉलिश करेंगे तो जल्दी मर जाएगा जो भी जानवर होगा। अब तुम्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। फाइन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रिंक वाटर, उसके बाद आई विल टेल यू। तब तक तुम ये पीडीएफ देख लो जो दिखाई दे रही है तुमको। ओके, सॉरी, हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखते हैं। देखो, तुम्हें बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं, जो कि ज्यादा अच्छी तो नहीं है, बट हाँ सुन लो। पहले क्या हुआ करता था, लोअर पैलेलिथिक टाइम पे इंसान जो है वो सरवाइव करते थे रूट और फ्रूट्स पे। तुम कह सकते हो कि एक प्रकार से ये वेजिटेरियन हुआ करते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये फूड गैदरिंग के साथ साथ हंटिंग भी करने लगते हैं, ठीक है। तो तुमने सुना होगा कि हंटिंग और फूड गैदरिंग से इनका गुजारा हुआ करता था उस टाइम पे। अगर तुमसे कोई सवाल पूछे कि बताओ हंटिंग ज्यादा होती थी कि फूड गैदरिंग ज्यादा होती थी, तुम कहोगे फूड गैदरिंग ज्यादा होती थी। अभी भी जब तक तुम सुनते हो ना न्यूलिथिक टाइम तक, तो 90% इंसान जो है वो अपने फूड को गैदर करके खाया करता था और 10% जो है वो हंटिंग करके खाया करता था। फाइन, तो इस चीज का तुम ध्यान रखना। फाइन, तो ये तुम समझ गए। सबसिस्टेंस इकोनॉमी हुआ करती थी। सबसिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि मेटेरियलिस्टिक चीजें रखने की चाह नहीं है। आज की तरह नहीं है कि मतलब 1 किलो आटा में काम चल जाएगा लेकिन 10 किलो आटा जोड़ के रख लिया, ठीक है। इसे कहते हैं मेटेरियलिज्म, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे क्या था कि आज का खाना आज देख लो, कल का कल से देखा जाएगा। तो इसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस इकोनॉमी। वो ये चलती है हमारे अपर पैलेलिथिक टाइम तक। फिर आता है मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में क्या होता है कि हंटिंग और गैदरिंग तो चलती ही रहती है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, हम जानवरों का पशुपालन भी करने लगते हैं। तो अगर तुमसे कोई बोले कि बताओ जानवरों का सबसे पहले पशुपालन कहां से होना शुरू हुआ, तो तुम क्या बोलोगे? मीजोलिथिक टाइम से हुआ, ठीक है, मध्य पाषाण काल से हुआ। और तुमसे देखो, और हम तुम्हें एक डीप बात बताएं, मध्य पाषाण काल से तो हुआ, पर इस टाइम पे क्या इंसान को, जो एनिमल का वो पशुपालन कर रहा है, क्या वो उसके फूड के लिए कर रहा है, क्या वो उसके मिल्क के लिए कर रहा है? बताओ।
सोचो, नहीं। इस टाइम पे जो इंसान ने पशुपालन करना शुरू किया है वो उसके मीट के लिए करना शुरू किया है, ठीक है। अभी हम इवॉल्व हो रहे हैं, हमें चीजें इतने अच्छे से नहीं पता है कि ये जो जानवर है इसका दूध भी पिया जा सकता है, इसका हम डेयरी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, हमें इतना नहीं पता अभी, ठीक है। हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी जो जानवर डोमेस्टिकेट होगा वो अपने मीट के लिए होगा, लेकिन जब तुम न्यूलिथिक टाइम पे आ जाओगे तो इस टाइम पे जो जानवर डोमेस्टिकेट होगा वो किसके लिए होगा, वो होगा उसके फूड के लिए भी, फाइन। तो इस चीज के लिए तुम ध्यान रखना है इस चीज को, फाइन। अब देखो क्या होता है, जैसे ही हम नव पाषाण काल में आते हैं तो नव पाषाण काल में, अब तुम्हें हमने क्या बताया था, यहाँ पे अर्थ जो है यहाँ से वार्म होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखो जैसे ही अर्थ वार्म होगी तो ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन को सस्टेन करने के जैसा एनवायरमेंट हमारा हो चुका है। तो जैसे ही ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, अब हंटिंग गैदरिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हंटिंग गैदरिंग सफिशिएंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पहली बात तो यार शेर को ढूंढना इतना मुश्किल है, हाथी को ढूंढना इतना मुश्किल है, पता नहीं कहाँ पे छुपा हो वो, तो उसको ढूंढो, फिर उसको ढूंढने का उसको मारो। अब इसके बाद उसमें भी पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मान लो मानसून आ गए, 4 महीने तक बारिश ही हो रही है, 4 महीने तक बारिश हो रही है, पता चला शेर बाहर ही निकल रहा, तो तुम मार कैसे रहे हो, ठीक है। तो हंटिंग और गैदरिंग इतना यार सस्टेनेबल नहीं था। इंसान को कुछ और ऐसा तरीका चाहिए था जिसके साथ वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके। वहां पे आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यहीं से स्टार्ट होता है। अब तुम एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट होता है इस पर भी बहुत बड़ी डिबेट है, ठीक है। एग्रीकल्चर की भी बहुत बड़ी डिबेट है कि स्टार्ट कैसे हुआ। तो इसका जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम तुम्हें बहुत जल्दी दें तो इंसान ने कैसे सोचा होगा कि एग्रीकल्चर भी किया जा सकता है, तो इसकी बहुत बड़ी डिबेट है। आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे जो मैं आपको एकदम कहानी के साथ समझा रहा हूं। तो क्या होता है, मान लो एक बार क्या हुआ वो, मान लो कोई कुत्ता है या फिर कोई हाथी है, यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक है, वहां उसके पेड़ के बीज गिरे हुए हैं, मान लो ये यहाँ पे पेड़ के बीज गिरे हैं, और यहाँ से कोई हाथी है, यहाँ पे से कोई फॉक्स तो नहीं, यहाँ से कोई डॉग निकलता है, ठीक है। अब उसके पैर में ये बीज चिपक जाते हैं। अब क्या होता है, इंसान नोटिस कर रहा है, अब यही जानवर क्या होता है, यहाँ जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये बीज जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, उससे पैर से लग के उसके, तो क्या हुआ, जो पेड़ यहाँ पे था वही पेड़ यहाँ पे भी उग गया, ठीक। तो ये इंसानों ने नोटिस किया, हजारों सालों तक इस चीज को इंसान ने नोटिस किया, और जब उसने इस चीज को नोटिस किया तो उसने भी ये बीज डाले होंगे, ठीक है। तो जब उसने ये बीज डाले तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर ऐसे स्टार्ट हो गया। इसकी दूसरी रीजन क्या हो सकता है, मान लो यहाँ पे कोई फ्लावर था, वहां पे एक बटरफ्लाई आके बैठी, और जैसे ही उसने पॉलिनेशन वगैरह किया और वो दूसरे जाके 10 किलोमीटर दूर जाके वो किसी दूसरे पेड़ पे पहुंची, तो ये वाला फूल यहाँ 10 किलोमीटर भी निकल आया, जबकि उसके यहाँ पे कोई साक्ष्य पहले नहीं मिलते थे। तो ये सब चीजें जो हैं वो इंसानों ने नोटिस करना शुरू करी, और जब इंसान ने ये सब चीजें नोटिस करी ना तो उसने पाया कि ठीक है, हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ होगा। और सबसे पहले एग्रीकल्चर में किस चीज का खेती हुई है, तो पता होगा बार्ले की, ठीक है। तो बार्ले सबसे पहले बोया गया है, फाइन। तो ये चीज तुम्हें पता होगी। और इसके बाद और देखो एक चीज तुम्हें बताते हैं। अब मान लो जब इंसान पहली बार एग्रीकल्चर करेगा तो तुम एक चीज सोचो कि जब वो एग्रीकल्चर करेगा तो उसको पता होगा कि हम कितने बीज डालेंगे तो कितने फल निकल के आएंगे या कितने पेड़ निकल के आएंगे, उसे कोई अंदाजा नहीं होगा, ठीक है। वो तो करेगा बस। तो क्या होता है, पहले जब कुछ सालों तक खेती होती है, कुछ हजारों साल तक, तो वो बहुत सारे बीज डाल देते हैं, और जब बहुत सारे बीज डाल देंगे तो उससे क्या होगा, बहुत सारे पेड़ निकल के आ जाएंगे, पेड़ से काफी सारी मतलब बार्ले या वीट निकल के आ जाएगा और खेती होने लगेगी। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारे पास सरप्लस आ जाता है, हमारे पास खेती का सरप्लस आ जाता है इसी कारण से, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कितना किया जाता है। इसीलिए तुमसे अगर कोई सबसे पहली बात तो पूछे, बताओ एग्रीकल्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो तुम क्या बोलोगे, तुम्हें कहानी याद है, तुम क्या बताओगे, न्यूलिथिक टाइम, नव पाषाण काल से एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी है। सरप्लस पहली बार कहाँ हुआ, इस न्यूलिथिक टाइम पे। क्यों? क्योंकि तुमको कहानी पता है, उन्होंने जब पहली बार कुछ बोया था तो उन्हें पता नहीं था कि कितने बीज डालेंगे जिससे कितना सामान उग के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा सवाल अब क्या होगा, मान लो ज्यादा सामान उग के आ गया, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको रखें कहाँ, ये तो बताओ, इतना का फेंक दें क्या इनको, तो रखें कहाँ, तो रखने के लिए पॉटरी का निर्माण होता है, ठीक है, पॉटरी का निर्माण होता है। इसी पॉटरी में सारा का सारा जो सरप्लस है वो डाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बार पॉटरी कहाँ पे आई बताओ, न्यूलिथिक टाइम में सबसे ज्यादा पहली बार पॉटरी आई। आई थिंक तुम्हें ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। तो पहली बार ये जो पॉटरी आई तो उसको हम क्या कहा करते थे, उसको हम कहते थे कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना,
कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी इसको कहा जाता था, ठीक। कॉर्ड मतलब होता है धागा, ठीक है। तो पॉटरी के ऊपर कुछ धागे से थोड़ी बहुत डिजाइन बना दी और उससे पॉटरी बना दी और उसमें क्या किया, उसमें इन्होंने पूरा का पूरा सामान जो है वो रख दिया। फाइन। तो मेहरगढ़, हमने तुम्हें इसका एग्जाम्पल बताया था, नहीं बताया ही था शायद, मेहरगढ़ जो होता है, मेहरगढ़ से हमें सबसे पहली बार जो है वो साक्ष्य मिलते हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है। और इसके साक्ष्य देखना, तुम ध्यान रखना, इसके जो साक्ष्य मिलते हैं हमें एग्रीकल्चर के, वो 7000 BC के आसपास मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो पॉटरी है उसके हमें पहली बार साक्ष्य मिलते हैं 5000 BC के आसपास। तो तुम सोचो, इंसान ने पॉटरी डेवलप करने में भी 2000 साल का समय लगा दिया। तो जो भी आजकल तुम्हें मिला है ना अपने पास ना, उसका बहुत ध्यान रखो, क्योंकि बहुत कीमत के बाद हमने उन चीजों को कमाया है ना। तो जिसमें जॉन एलिया की एक शायरी भी है जिसमें वो कहते हैं कि मुहज्जब आदमी पतलून की बटन तो लगा, कि इर्तिका है इबारत बटन लगाने से, है ना। तो इसमें पूरी का पूरा एवोल्यूशन समझाया है उन्होंने। ध्यान से सुनना है इस पोट्री को, सॉरी पोएट्री को, बेयर विद मी। तो पोट्री डेवलप हो जाती है, ठीक है। और इसी टाइम पे व्हील भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो व्हील डेवलप हो जाता है। पहले जो व्हील होता है वो पॉटरी बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर बाद में वो ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लिव इन पैटर्न की बात करते हैं, कहाँ रहा करते थे पहले, फिर कहाँ रहने लगे। तो एज यू नो, आई एम श्योर, एज यू नो, पहले हम रॉक शेल्टर्स में रहा करते थे। क्यों? हमें घर बर बनाना नहीं आता था इस टाइम तक, तो हम जो हमें पहले से खुद ही गुफा मिली हम वहीं जाके रहने लगे, तो हम नेचर में रहा करते थे। तो जैसे क्या हो गया, भीमबेटका की गुफाएं हो गई, तुमने नाम सुना होगा, भीमबेटका की गुफाओं में हम रहा करते। तो ये हमने रहना स्टार्ट किया है नॉट इवन टिल न्यूलिथिक, हम और आगे चालकोलिथिक और इवन वैदिक टाइम तक भी हमें इसके साक्ष्य मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से हमें पेंटिंग्स मिली हुई हैं इस टाइम तक की भी। फाइन। इसके बाद लेकिन जब हम मीजोलिथिक में आते हैं तो इस टाइम पे हम हट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फाइन। लेकिन हट्स जो होते हैं इस टाइम पे हम बंबू और ग्रास वगैरह के हट्स बनाते हैं, जिसका साक्ष्य हमें आदमगढ़ से मिलता है। फाइन। इसके बाद देखो और एक चीज सुनो, एक अच्छी चीज बताने वाले हैं तुमको आज। जब ह्यूमन जो थे वो इथोपिया से, तुम्हें बताया था ना, पहला ह्यूमन जो कहाँ आया था, इथोपिया में ही तो आया था। और इथोपिया से उसने जब निकलना स्टार्ट किया था तो वो इंडिया में आया था। तो सबसे पहली बार जो आए थे वो यहाँ महाराष्ट्र में आए थे, ठीक है। महाराष्ट्र में आना उन्होंने स्टार्ट किया था। फाइन। अब महाराष्ट्र से क्या होता है, जब वो मीजोलिथिक टाइम पे आ जाते हैं तो वो वेव्स में काफी ज्यादा मात्रा में वो ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। फाइन। ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ऊपर का मतलब होता है इंडिया के नॉर्थन पार्ट में बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जब वो नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो हमें साक्ष्य मिलता है, साइट मिलती है, वो मिलती है हमें कालपी। कालपी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो कालपी में सबसे पहले जो है ह्यूमंस के हमें नॉर्थ इंडिया में साक्ष्य मिले हुए हैं। अच्छा, एक ज्योग्राफी का सवाल अगर तुमसे हम पूछें, तुम अगर कमेंट सेक्शन में बता पाओ तो आई वुड अप्रिशिएट। बताओ इंडिया को नॉर्थ और साउथ से डिवाइड क्या करता है? मतलब कहाँ से हम कहते हैं कि यहाँ से नॉर्थ इंडिया स्टार्ट हो गया और कहाँ से हम कहते हैं कि यहाँ से साउथ इंडिया स्टार्ट हो गया? बता सकते हो? जैसे हम कहते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया है, ये साउथ इंडिया है, बताओ कहाँ से तुम कहते हो कि ये नॉर्थ है और कहाँ से कहते हो तुम ये साउथ है? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं। अदरवाइज सर्च करके बताओ तो, ठीक है। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर आंसर, राइट। उसके बाद हम सोशल लाइफ का अगर हम एवोल्यूशन देखें, और बस सोशल लाइफ और कल्चरल लाइफ बची हुई है। आई वुड नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, आई थिंक 1 घंटा तो हो गया होगा या होने वाला होगा। तो अगर हम सोशल लाइफ की बात हम करें तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा एक हम कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आई थिंक आज आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही होगी ऐसे टॉपिक्स की भी, तो जिनको हम हमेशा से फैक्ट्स ही फैक्ट समझा करते थे, आई गेस। तो सुनो, क्या हुआ करता था सोशल लाइफ में, हम तुम्हें बताते हैं क्या होता था। पहले जो इंसान था, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कुछ भी कर रहे हो बस ध्यान से सुनो यहाँ पे। पहले इंसान जो हुआ करता था वो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम थी प्लेस्टोसीन एपॉक में, आइस एज में, ठीक है, इंसान दूर दूर रहा करता था। मान लो यहाँ रह रहा, कोई यहाँ रह रहा, दूर दूर रहा करता था, ठीक है। लेकिन फिर जैसे ही हम होलोसीन में आते हैं, जैसे ही वार्म टेम्परेचर स्टार्ट होना शुरू होता है तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या है, लोग ग्रुप में आके रहने लगेंगे, और जब ग्रुप में आके रहने लगेंगे तो उपेंद्र सिंह इसको क्या कहती हैं, बैंड सोसाइटी में आके हम लोग रहने लगे। इसी जो ग्रुप है इसको हम बैंड सोसाइटी कह रहे हैं, हम बैंड सोसाइटी में आके रहने लग रहे हैं। फाइन। अब क्या होता है, धीरे
धीरे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है, और जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो इंसान का खान पान अब इन सब चीज़ों से नहीं हो पाएगा, तो वो एग्रीकल्चर को ढूंढ लेगा। अब वो देखो, अब एग्रीकल्चर के आने से भी एक फ़ायदा क्या हुआ कि जब तुम्हारे पास एग्रीकल्चर है और तुमने जानवर पाल लिए हैं, तुमने डोमेस्टिकेशन कर लिया है, तो तुम अपना लैंड छोड़ के तो जाओगे नहीं। कहीं ऐसा तो होगा नहीं कि तुमने 6 महीने बार उगाया, 6 महीने वीट उगाया और उगाने के बाद अब तुम चले गए दूसरी जगह किसी जानवर को मारने, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो अब इंसान के अंदर जब उसने जानवरों को पाला, उसको पता है उसकी गाय बंधी हुई है, उसकी भैंस बंधी हुई है, उसका घोड़ा बंधा हुआ है, तो उसको पता है कि हम इन घोड़ा भैंस को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं ना, हम कहीं नहीं जाने वाले। तो इससे इंसान में ठहराव आया है, ठीक है। तो अब जो इंसान जो पहले घुमंतू हुआ करता था, जो यहाँ वहाँ घूमा करता था, वो शांत हो गया, वो एक जगह आके बैठ गया, वो सेटल हो गया, ठीक है। तो यही जो सेटलनेस है ना, वो न्यूलिथिक और मीसोलिथिक से आना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इंसान एग्रीकल्चर के बाद सेटल्ड होना स्टार्ट हुआ, उसने घर बनाना शुरू करे, ठीक है। जब घर बनाए तो पहली बार कौन सा ब्रिक इस्तेमाल किया? पहली बार उसने मिट्टी के बने हुए मड ब्रिक का इस्तेमाल किया। जब हम हड़प्पन काल में आएंगे तब वो बंट ब्रिक्स का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। एक बार में बंट ब्रिक नहीं आएगा। तो अगर तुमसे सवाल पूछा जाता है कि बताओ बंट ब्रिक का इस्तेमाल कब हुआ, तो वो हड़प्पा में हुआ, लेकिन जो मड ब्रिक्स हैं उनका इस्तेमाल न्यूलिथिक टाइम पे होने लगा। मीसोलिथिक पे तो नहीं बता दोगे, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया मीसोलिथिक में बंबू के घर बना करते थे, है ना। तो एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हुआ। अब क्या होता है, इसी एग्रीकल्चर की वजह से सरप्लस आता है, तुम्हें बताई थी हमने ये बात। अब अगर सरप्लस आ जाएगा तो, अरे यार रुक जाओ, हाँ, जब सरप्लस आ जाएगा तो सरप्लस को यार अपने पास तो रखेंगे नहीं, खराब हो जाएगा, तो उसकी ट्रेड वगैरह भी करनी पड़ेगी। तो जब तुम उस चीज का ट्रेड करोगे ना, तो ट्रेड की वजह से क्या होता है, शहर निकल के आते हैं, फाइन। ट्रेड की वजह से शहर निकल के आते हैं, और जब शहर निकल के आएंगे तो क्या होगा, हड़प्पन सोसाइटी बनेगी, ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि हड़प्पन सोसाइटी जो है वो इंडिजीनियस सोसाइटी है, फाइन। तो हड़प्पन सोसाइटी बनेगी। और ध्यान से सुनना, अब हड़प्पन सोसाइटी में भी कुछ बड़े बड़े टाउन्स निकल के आएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे और बड़े बड़े टाउन्स निकल के आएंगे। लेकिन तुम्हें पता है हड़प्पन काल का डिक्लाइन हो जाता है, और जब हड़प्पन काल का डिक्लाइन हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से गांव आ जाते हैं। तो जैसे ही गांव आएंगे तो क्या आएगा, फिर से वैदिक काल आ जाएगा। लेकिन तुम्हें अगर हम आगे थोड़ा तुम्हें पता हो वैदिक काल के बाद क्या होता है, जैसे ही वैदिक काल के बाद फिर क्या होता है, द्वितीय शहरीकरण आता है, जिसे हम सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं, जो बुद्धा के टाइम पे आया था। फिर से शहर बनने लगते हैं, और फिर क्या होता है, इन्हीं शहरों से क्या होता है, और बड़े शहर बनते हैं, और बड़े शहर बनते हैं। फिर क्या होता है, जनपद बनते हैं, ठीक है, जनपद बनते हैं। जनपद का मतलब क्या होता है, जन मतलब इंसान, पद मतलब पैर, तो जहां जहां जन के पैर पड़े वो हो गया जनपद, ठीक। फिर जनपद से बनते हैं और बड़े महाजनपद, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा 16 महाजनपद हमारे पास निकल के आए हैं। फिर महाजनपद के बाद क्या होता है, इन्हीं महाजनपद में से एक महाजनपद होता है जो सबसे बड़ा निकल के आता है, जिससे बनता है एम्पायर, जिससे बनता है साम्राज्य। अब तुम अपना यूजीसी नेट हिस्ट्री का सिलेबस उठा के देखो, और उसमें एक हेडिंग डली है स्टेट टू एम्पायर। ये मैंने तुम्हें एक लाइन में समझा दिया पूरा का पूरा, स्टेट टू एम्पायर। इवन स्टेट टू एम्पायर नहीं, विलेज टू एम्पायर कैसे बना, कि पहले इंसान छोटे छोटे अलग अलग रहा करते थे, फिर वो बैंड सोसाइटी में रहने लगे, फिर उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, वो और रहने लगे। फिर एग्रीकल्चर आया तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा ठहराव आया। जब एग्रीकल्चर आएगा, ठहराव होगा, तो उससे क्या होगा, लोग इधर उधर घूमेंगे नहीं। जब घूमेंगे नहीं तो क्या होगा, स्टेट बनने लगेगा। स्टेट बनेगा तो क्या होगा, जनपद बन जाएंगे। जनपद से क्या बनेंगे, फिर महाजनपद बनेंगे। महाजनपद से क्या होगा, एक मगध एम्पायर आएगा जो सारे के सारे महाजनपदों को अपने अंडर में ले लेगा और बन जाएगा एम्पायर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो एवोल्यूशन है ना, ये तो हमने पूरा एवोल्यूशन समझाया। इसके बाद हम कल्चरल लाइफ की बात कर लेते हैं, बस लास्ट टॉपिक है। आई वुड नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, आई बिलीव काफी टाइम हो चुका है ना। तो अब देखते हैं कल्चरल लाइफ की अगर हम बात करें, सांस्कृतिक उनकी जिंदगी की अगर हम बात करें, तो क्या होता है, एक चीज है, इंसान जो होता है वो न्यूलिथिक टाइम पे बारबरस नहीं रहता, वो घुमंतू नहीं रहता। अब उसकी सेटल्ड लाइफ आ जाती है, ठीक है। अब देखो एक चीज तुम सोचो, सेटल्ड लाइफ हो जाती है तो इंसान क्या करता है, तुम सेटल्ड हो आजकल तो तुम क्या करते हो, तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, या फिर तुम किताब पढ़ लेते हो, या तुम यूजीसी नेट हिस्ट्री का पढ़ लेते हो, या तुम सेटल्ड हो, तुम यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो, आई गेस अगर तुम इतना लंबा देख पाए हो तो इतना सब करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम का इंसान क्या किया करता होगा जब वो सेटल्ड हो गया होगा, सोचो। तो जब वो सेटल्ड हो गया होगा तो उसने पेंटिंग करना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो उसने पेंटिंग करना स्टार्ट किया होगा। देखो अब
पेंटिंग करना स्टार्ट क्यों, कहाँ से स्टार्ट हुआ? सबसे पहली बात अगर तुमसे कोई पूछे तो ये हुआ ऊपरी पुरापाषाण काल से, जिसे हम कहते हैं अपर पैलेलिथिक एज। ठीक है, इस टाइम से पेंटिंग बनना स्टार्ट हुई। तो इस टाइम पे ये माना जाता है कि इंसान की लाइफ में थोड़ा सा शांति आई होगी, थोड़ी सी, कि वो बैठा होगा, उसने केव में बैठा होगा, उसे इतना डर नहीं होगा कि उसे हाथी मार देगा, उसे शेर मार देगा। तो अपने फ्री टाइम पे क्या कर रहा है, वो पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर रहा है। तुमसे सबसे पहला सवाल तो पेंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? अपर पैलेलिथिक टाइम पे। लेकिन अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि बताओ सबसे ज्यादा पेंटिंग कहाँ पे बनी है, तो तुम क्या कहोगे? ये बनी है मीजोलिथिक टाइम पे, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पेंटिंग क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पे इंसान थोड़ा फ्री है, थोड़ा सेटल्ड है। तो जब ज्यादा फ्री होगा, ज्यादा सेटल्ड होगा, तो वो अपने फ्री टाइम पे पेंटिंग बनाएगा। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, फ्री टाइम पे पेंटिंग बनाते हैं, शायरियां लिखते हैं, है ना, तो यही सब तो हम करते हैं, पोट्री लिखते हैं। तो उस टाइम का इंसान भी वही करता था। देखो, यही हमें दिखाता है कि आज भी हम अपने एंसेस्टर से एकदम सेम है, जो वो किया करते थे वही हम किया करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट पेंटिंग जो है वो मीजोलिथिक टाइम पे ही है। अब पेंटिंग्स में किस तरीके की पेंटिंग हुआ करती थी? डेली लाइफ की पेंटिंग है, क्या कर रहे हैं, हंटिंग सीन्स हैं, हाथी को मार रहे हैं, घोड़े को मार रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में मैन जो है वो राइड कर रहा है एनिमल्स को। और डांस की भी पेंटिंग्स है। एक तो इतनी प्यारी पेंटिंग है डांस की कि वहां पे 17-18 लोग ऐसे डांस कर रहे हैं। ठीक है, 18-19 लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो सबसे आखिरी आदमी है, नोटिस करना, ये गिर पड़ा है। ठीक है, तो एक ऐसी पेंटिंग भी हमें मिली हुई है। अब एक चीज सोचो, जो डांस है वो बिना म्यूजिक के थोड़ा भद्दा नहीं लगेगा, है ना? भले ही हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस नहीं है, बट कोई डांस बिना म्यूजिक के तो नहीं करता होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हो सकता है उस टाइम पे कुछ म्यूजिक भी हुआ करता हो, लेकिन ये बात हमें पता नहीं है। ठीक है, इसके बाद यूजीसी ने एक सवाल पूछा है कि पेंटिंग्स में कलर्स कौन से यूज हुआ करते थे, जिनके बारे में टूली हम कल बात करेंगे। लेकिन आज अगर हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास है, तो तुम एक बात बताओ, आज के टाइम पे जो कलर्स यूज हुआ करते होंगे, आज के टाइम जैसा तो हुआ नहीं करता होगा कि दुकान में गए हो, जाके कलर का डब्बा ले आए, है ना? ऐसा तो होगा नहीं। तो उस टाइम पे कौन से कलर्स इस्तेमाल करेंगे? उस टाइम पे वो नेचुरल कलर इस्तेमाल करेंगे, कि पेड़ उठाया, पेड़ की पत्ती ली, उसको घिसा, जो हरा कलर निकल के आया उसको पेंटिंग में लगा रहे हैं। मिट्टी उठाई, मिट्टी से लाल कलर निकला, गेरुआ कलर निकला, गेरुआ कलर से उन्होंने पेंटिंग कर दी। ठीक है, तो ऐसे कलर्स इस्तेमाल हुआ करते थे। तो रेड और व्हाइट कलर जो है मोस्टली इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन नेचुरल कलर इस्तेमाल हुआ करते थे। फाइन। और अगर हम संस्कृति की बात करें, तो हमें मदर गॉडेस भी देखने को मिली हैं, जिनकी हम आइडल वर्शिप किया करते थे न्यूलिथिक टाइम पे। और बरियल प्रैक्टिसेस पे अगर हम आए, तो बरियल प्रैक्टिसेस जो है, इंसान को दफनाना स्टार्ट हो गया था अपर पैलेलिथिक टाइम से। ठीक है, अब इस टाइम पे जो आदमी हुआ करता था न्यूलिथिक टाइम पे, वो डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ को माना करता था, कि मतलब जो जिंदगी होती है ना, वो लाइफ खत्म हो जाने के बाद भी होती है। तो वो क्या करता था, वो जब भी इंसान मर जाया करता था, मान लो ये इंसान है, दिस इज अ हैप्पी मैन जो मर चुका है। ठीक है, बेयर विद माई आर्ट, थोड़ी सी खराब है, बट मान लो ये मर चुका है। ठीक है, अब क्या है, इसको दफना दिया गया। तो इसको दफनाने के बाद क्या होगा, अब हो सकता है इसकी कुछ फेवरेट चीजें हैं, क्योंकि वो ये बिलीव कर रहे हैं कि ये आदमी एक ना एक टाइम पे उठेगा, जिंदगी में कभी तो ये उठेगा। और जब ये उठेगा तो हो सकता है इसको अपनी फेवरेट चीजें चाहिए हो। जैसे आज तुम्हारा फेवरेट, मान लो कोई किताब है, तो तुम्हारी किताब यहाँ बगल में रख दी जाएगी। तुम्हें कोई फेवरेट तुम्हारी चॉकलेट है, वो रख दी जाएगी। आईफोन मैक्स यहाँ पे तुम्हारा बगल में रख दिया जाएगा। हो सकता है कोई हो जैसे गोल्ड की ज्वेलरी पसंद हो, तो उसे गोल्ड की ज्वेलरी उसकी यहाँ पे रख दी जाएगी, कि इन केस अगर ये कभी उठा। और खाने का सामान रख दिया जाएगा, कि इन केस अगर कभी ये लाइफ में आगे उठा, तो बेचारे को प्यास लगी तो वो क्या खाएगा बताओ। तो इसीलिए उसको चाहिए है ये सब चीजें। फाइन, तो इसलिए लाइफ आफ्टर डेथ को माना जाता था। फाइन, तो इसमें ये सब चीजें वो रख दिया करते थे। और कभी कभी वो लाइफ आफ्टर डेथ में भूतों को भी माना करते थे, इविल स्पिरिट्स को भी माना करते थे। तो उन्हें लगता था कभी ऐसा ना हो कि ये कभी उठ के आए और हमें परेशान करे, तो इसके ना यहाँ से एंकल्स भी काट दिए जाते थे, इसके पैर नीचे से इसके पैर के एंकल्स काट दिए जाते थे, कि कभी ये उठ के आए तो ये मैं, सॉरी वो रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई थी किसी कारणवश, टेक्निकल इशू की वजह से। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि न्यूलिथिक टाइम पे वो उनको गाड़ देते थे, और गाड़ने के बाद उनके एंकल काट दिया करते थे, जिसकी वजह से उनको ऐसा ना हो कि वो आगे आके हमें परेशान करें। ठीक, और कॉमन यूज के आइटम रख दिया करते थे, जो कि हमें दिखाता है कि लाइफ आफ्टर डेथ के पे वो बिलीव किया करते थे। अब इस कैरेक्टर से कुछ प्रोमिनेंट साइट्स भी पूछी जाती हैं, कौन कौन सी साइट्स हुआ करती थी जहां से हमें साक्ष्य मिले हैं। तो ये कुछ साइट्स हैं जो मैंने लिख दी हैं, जो मोस्टली यहाँ पे पूछी गई हैं। इनके अलावा भी पूछी गई हैं, जिनको हम जब कल की क्लास में, जब हम फैक्चुअल क्लास पे डिस्कशन करेंगे, तो हम इन पे और ज़्यादा डीप डाउन करेंगे, हम देखेंगे इन साइट से क्या क्या मिला है।
बट आज जो ये क्लास थी, ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्लास थी। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हुए होंगे। आपको जो मैंने ये पीडीएफ दी थी, आप इससे अपने खुद के नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको हमेशा हेल्प हो। आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे ना, तो आपको फैक्ट्स याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगर फैक्ट्स आपको पता होगा कि हाँ यहाँ पे अगर हम ये वाला फैक्ट रट रहे हैं तो किन वजहों से रट रहे हैं ना, यू वुड नो द राइट रीजन, राइट। तो ये चीज़ें तुम समझ गए होगे, फाइन। और अगर इसके अलावा भी इफ़ यू वांट टू रीड मोर विद मी, तो आप मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री का। हमारा यूजीसी नेट हिस्ट्री का बैच भी चल रहा है, तो आप चाहें तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर द डे, एंड आई हैव टोल्ड यू कि मैं आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मिलूंगा रोज लाइव 1 से 2। तो हम लोग इस सेशन को पूरा कंटिन्यू रखेंगे। और आपका कुछ और सजेशन हो तो प्लीज़ टेल मी एंड वी विल look upon it. And that's for the day. Thank you for listening.